गर्मी का मौसम अपनी उड़ान ले चुका था। लू ने आग का काम करना शुरू कर दिया था। पसीने से लथपथ विराज जिंदल कैंटीन पहुंचा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके हाथ में निराशा लगने वाली थी। तेज पंखों के शोर के बीच विराज ने अपना मुंह खोला। आंटी, वड़ा पाव देना। भूखी नजरों से विराज ने कैंटीन में खाना देने वाली शोभा आंटी से अपनी नजरें मिलाई। ये नाश्ते का टाइम नहीं है, वड़ा पाव सुबह मिलता है, ये लंच का टाइम है, थाली मिलेगी अभी। अपमान की भावना से शोभा आंटी ने विराज जिंदल की ओर देखा और उनके मुंह से कुछ ये शब्द उगल पड़े थे। जब भी ये गरीब कैंटीन आता है हमेशा वड़ा पाव ही खाता है। मैंने कभी भी इसे वेज थाली या नॉन वेज थाली खाते हुए नहीं देखा। इसके पास भी मील कार्ड है, लेकिन आज तक इसने 30 रुपए से ज्यादा कभी खर्चा नहीं किया। मनी मन शोभा आंटी ने विराज जिंदल के प्रति नफरत के भाव उत्पन्न कर लिए थे। भूख के मारे विराज के पेट में चूहे उछल रहे थे, लेकिन अपने हालात का बोझ उठाते हुए उसे अपनी सोच में उतार चढ़ाव का फेरबदल करना पड़ रहा था। कैंटीन से आ रही खाने की खुशबू ने विराज का ध्यान इधर उधर दौड़ाया तो उसने देखा कि कोई चिकन लाहौरी का आनंद ले रहा है तो कोई राजमा चावल का। और साथ ही साथ जब विराज ने खाने के रेट कार्ड पर अपनी नजर दौड़ाई तो विराज के तो तोते ही उड़ गए थे। जल्दी करो, तुम्हारे पीछे बाकी लड़कों की भी लाइन लगी हुई है और उन्हें वड़ा पाव नहीं खाना है। एक बार फिर से शोभा आंटी ने विराज की इंसल्ट की और इसी के साथ विराज के कुछ क्लासमेट भी उसकी इज्जत उछालने के लिए मैदान में उतर पड़े थे। अरे विराज, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये कैंटीन है पगलौट, यहाँ महंगा खाना मिलता है और तू ठहरा 5 रुपए वाला पार्ले जी खाने वाला। निकल यहाँ से और अपने बिस्किट खा। देखते ही देखते पूरी कैंटीन में हंसी गूंजने लगी और विराज की आंखों में बेइज्जती की धूल साफ दिखाई देने लगी थी। गरीबी की रेखा पर चलने वाला विराज जिंदल अपने कॉलेज में सेलिब्रिटी था और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग को जाता है, जिसकी वजह से उसे हमेशा स्कॉलरशिप मिलती रही और वो अमीरों के बीच पढ़ाई में टिका रहा। लेकिन पढ़ाई से पेट कहां भरने वाला था जनाब। इसीलिए अपनी पेट की भूख के तराजू को शांत करने के लिए जब विराज ने कचरा उठाने और कचरा बीनने जैसे काम शुरू किए, तभी से पूरी रोजवुड यूनिवर्सिटी में वो इंसल्ट और जोक्स का भागीदार बन गया था। ऐसे गरीब के साथ अमीर बच्चे कहां पढ़ने वाले थे? और यहीं से शुरू हुई रोजवुड यूनिवर्सिटी में विराज जिंदल के प्रति नफरत की आंधी, जो कभी शांत नहीं हो सकती थी। और अभी कैंटीन में आप सभी ने इस नफरत की आंधी का नजारा तो देख ही लिया होगा। अपने क्लासमेट के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज जिंदल के चेहरे पर उदासी की चमक दौड़ पड़ी थी। एक पल और रुकने की हिम्मत अब विराज नहीं कर सकता था। खाली पेट, उदास चेहरे और नम आंखों के साथ विराज ने कैंटीन को अलविदा कहा और वहां से निकल पड़ा था। कैंटीन से बाहर आते ही विराज ने अपनी बुरी किस्मत को कोसा। जाने कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे मुझे। भगवान ने दिमाग दिया, दिमाग ने स्कॉलरशिप दी, लेकिन प्यार, रिस्पेक्ट, ये तो मुझे आज तक किसी से मिला ही नहीं। क्या मुझे ऐसे ही हमेशा लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, या मेरी जिंदगी में भी ऐसा कोई दिन आएगा जहां बादशाह मैं हूंगा? विराज जिंदल, जिसके सर पर किसी का हाथ नहीं था, एक अनाथ लड़का था जिसकी अपब्रिंगिंग अनाथालय में हुई, जिसने अपने दिमाग का भरपूर फायदा उठाते हुए पहले अंग्रेजी मीडियम के स्कूल और बाद में रोजवुड यूनिवर्सिटी में जगह बनाई। ज्ञान भाग्य बदल देता है, ये वाक्य विराज जिंदल से बेहतर शायद ही कोई रोजवुड यूनिवर्सिटी में समझ सकता। और इसी नॉलेज के चलते विराज जिंदल आगे बढ़ता गया, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा से ही 2 चीजों की कमी रही, एक पैसा और दूसरे दोस्त। किस्मत बदलते देर नहीं लगती। जरूर उसकी किस्मत में कुछ तो खास था जिससे वो खुद भी अनजान था। विराज जिंदल के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो कॉलेज के हॉस्टल की फीस भर सके, लेकिन रोजवुड यूनिवर्सिटी इतने होनहार छात्र को एडमिशन देने से पीछे नहीं हटी और कॉलेज की लाइब्रेरी में उसके रहने का बंदोबस्त किया गया। हालांकि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। बदले में विराज को लाइब्रेरी की किताबें जमाने से लेकर लाइब्रेरी की साफ सफाई करनी पड़ती थी। इसके बदले उसे रोज के 50 रुपए मिल जाते थे और उन्हीं 50 रुपए में विराज जिंदल अपनी सुबह की पहली किरण के साथ साथ रात का सफर भी काटा करता था। अरे विराज, तुम आ गए? बूढ़े गोपी काका, जो लाइब्रेरियन थे,
मस्त कूलर के सामने बैठकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद प्राप्त कर रहे थे। जब भी विराज लाइब्रेरी में आता, बूढ़े गोपी काका उसे ग्रीट करते, उसका नाम पुकारते, लेकिन विराज उन्हें हमेशा अनदेखा करता और लाइब्रेरी में मौजूद अपने छोटे से कक्ष में चला जाता। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन तभी अचानक कमल अपनी कुर्सी से उठा और विराज की ओर अपना हाथ हिलाते हुए बोला, आओ विराज, इधर आओ, गोपी काका तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, उन्हें इस तरह नजरअंदाज मत करो। कमल के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज के कदम एकाएक ठहर से गए और वो अनादर की परछाई को हटाते हुए विराज बूढ़े गोपी काका और कमल की तरफ बढ़ने लगा था। हालांकि विराज के मन में एक अलग ही डर सता रहा था। उसे डर था कि कहीं कमल भी उसकी गरीबी और कैंटीन में हुए हादसे का हंसी के हंसगुल्ले के साथ लुत्फ तो नहीं उठाएगा। इसीलिए डरे सहमे विराज के कदम धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे। गोपी काका ने अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद कर रखा था और जैसे ही विराज उनके नजदीक पहुंचा, उनके मुंह से कुछ शब्द बाहर आए जो विराज के लिए शक से भरे हुए थे। विराज, चलो एक खेल खेलते हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो, मेरी दोनों मुट्ठियां बंद है, लेकिन एक मुट्ठी के पीछे तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। अगर तुमने सही मुट्ठी पसंद की तो वो गिफ्ट तुम्हारा। जैसे ही विराज ने ये सुना, उसे कुछ अजीब लगा और अपने चेहरे के हाव भाव को बदलते हुए विराज वहां से जाने लगा। विराज, विराज, तुम्हारे लिए ये किसी अच्छे सपने से कम नहीं होगा। बूढ़े गोपी काका के मुंह से निकली इस बात को सुनकर विराज के कदम थम गए। भुखमरी, गरीबी और लोगों के ताने के अलावा विराज ने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा सपना नहीं देखा था। लेकिन बूढ़े गोपी काका की बात सुनकर विराज के मन में भी एक अच्छे सपने की चाहत की बेकरारी जाग गई और तुरंत ही विराज ने बिना सोचे समझे बूढ़े गोपी काका की लेफ्ट मुट्ठी को अपने हाथ में पकड़ लिया। जैसे ही गोपी काका ने अपनी मुट्ठी खोली, वैसे ही विराज की आंखों में चमक आ गई। उस मुट्ठी के पीछे धन का राजा कुबेर था, जो सोने की चमक के साथ विराज की आंखों को एक नमकीन एहसास में चमका रहा था। और इसी के साथ विराज अपने होश खो बैठा था। विराज, 18 सालों से तुम अपनी जिंदगी की भागदौड़ में लगे हुए हो, लेकिन तुम्हें हर मायने में सक्सेस प्राप्त नहीं हुई। अब बस बहुत हुआ। अब सिचुएशन के बदलने का समय आ गया है। ये धन का राजा, सोने का कुबेर आज से तुम्हारा हुआ, लेकिन तुम्हें इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा। ये तुम्हारी मुट्ठी का चिराग है, बस ध्यान रहे कहीं पैसे तुम्हें बेवकूफ ना बना दे। बूढ़े गोपी काका के मुंह से निकले उन शब्दों में गहरापन था और उन्हें सुनकर विराज अचंभित हो उठा था। ये बुढ़ा सटिया गया है क्या? मेरी जेब में 20 रुपए भी नहीं है और गोपी काका कह रहे हैं कि पैसा मुझे बेवकूफ बनाएगा। मुझे पैसा विचलित कैसे कर सकता है जब मेरे पास कुछ है ही नहीं। मन ही मन अपने सपनों के बादलों को चीरते हुए विराज ने होश संभाला और तुरंत ही बूढ़े गोपी काका की हथेली से धन का राजा सोने के कुबेर के सिक्के को अपने हाथ में भर लिया। अपनी भूख की जलन को मिटाते हुए विराज सीधा अपने कक्ष की तरफ बढ़ने लगा था, इस सोच में कि ये कुबेर उसकी जिंदगी में क्या करिश्मा ला सकता है। रात भर विराज अपनी किस्मत के बारे में सोचता रहा, जो वो पिछले 8 सालों से सोचता आ रहा था। कहीं से भी उसे उजाले की कोई चिंगारी दिखाई नहीं दे रही थी। राख के सामने अंधेरे को गले लगाते हुए विराज ने अपनी आंखें बंद की और सुबह के सूरज को देखने के लिए निकल पड़ा था। मुंबई शहर रोजवुड यूनिवर्सिटी से 15 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर के पंखों की गड़गड़ाहट के बीच सभी पक्षियों की आवाज दब सी गई है। देखते ही देखते हेलीपैड पर दोनों तरफ काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड्स आ गए हैं। सभी के चेहरे पर काला चश्मा है और सभी ने अपने कानों में हेडफोन लगा रखे हैं। हेलीकॉप्टर ने सक्सेसफुली लैंड किया और जैसे ही हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला, वैसे ही वहां मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। लंबी और पतली टांगों के साथ एक बला की खूबसूरत औरत ने अपने कदम बाहर निकाले। चमकता हुआ चेहरा, काली गहरी आंखें, गोरा बदन, रसीले लाल होठ, कर्वी शरीर जिसे पाने के लिए कुछ अच्छे अच्छे मर्द भी फिसल जाएं। सफेद क्रॉप टॉप और जांघों से चिपकी हुई काली जीन्स के साथ एक महिला हेलीकॉप्टर से बाहर आई और उसके बाहर आते ही
बॉडीगार्ड ने उसे चारों ओर से घेर लिया, जैसे मानो कोई भी बाज उसका शिकार ना कर सके। उस महिला के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, लेकिन उसकी अपीयरेंस ने ही सभी मर्दों को उसकी ओर झुका दिया था। दौलत, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मेरा कजिन भाई मुंबई की रोजवुड यूनिवर्सिटी में ही है? एक कड़क बोल के साथ उस महिला ने अपनी आवाज का इंट्रोडक्शन दिया, काले चश्मे को ऊपर करते हुए। और मुंबई शहर को दूर तक ताकते हुए दौलत ने अपना मुंह खोला। जी मिस, उसका नाम विराज जिंदल है और वो रोजवुड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता है। काम करता है? ये बोलते हुए वो महिला खांसने लगी और अपने मन की गहराइयों में सोचने लगी। विराज जिंदल, तुमने तो जिंदल परिवार की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जी मिस, काम करता है। दौलत ने एक बार फिर से उस महिला को अपने कजिन भाई की सच्चाई से रूबरू करवाया और इसी के साथ उस महिला ने वापस से अपने मुंह से कुछ कड़क बोल बाहर निकाले। भाड़ में जाए, मुझे क्या? धनंजय काका को मिलने दो उससे, मैं उससे मिलने कहीं नहीं जाने वाली, गरीब कहीं का। दौलत को उस महिला का रवैया समझ आ गया था। अपनी गर्दन को हिलाते हुए दौलत ने उसकी बात को समझने का इल्म किया और उस महिला को वापस से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा दिया था। वो महिला और कोई नहीं बल्कि अमीरों का बादशाह कहे जाने वाले शमशेर जिंदल की भांजी नताशा जिंदल थी। शमशेर जिंदल नाम ही काफी था। जिंदल बिल्डर्स, जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जिंदल सीमेंट, जिंदल ऑटोमोबाइल्स, जिंदल होटल्स, जिंदल वाइन्स और भी ना जाने क्या क्या। ना पैसों की कोई कमी थी और ना ही रुतबे की। ये मानिए कि सरकार इनके हाथों में थी, लेकिन शमशेर जिंदल वो किसी के हाथ में नहीं थे। उनके तो तराने ही अलग थे। सही मायनों में निसंतान शमशेर जिंदल की उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ नताशा जिंदल को ही होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर शमशेर जिंदल ये कहेंगे कि उनका एक पोता भी है जो पीछे छूट गया है और उनका ये पोता मुंबई शहर का एक अनाथ कंगाल था। और इस खबर ने जिंदल परिवार के होश उड़ा दिए थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि नताशा जिंदल उस कंगाल से नफरत क्यों ना करे। आखिर उस कंगाल ने ही तो नताशा के हाथों से उत्तराधिकारी का ताज पोश छीन लिया था। और तो और नताशा जिंदल को यह भी शक था कि विराज जिंदल और शमशेर जिंदल के बीच खून का रिश्ता नहीं है, क्योंकि शमशेर जिंदल को कोई नाजायज औलाद भी नहीं थी। तो ये इकलौता पोता कहां से आ गया? इस सवाल ने पूरे जिंदल परिवार की नींद हराम कर रखी थी और उस इकलौते पोते को ढूंढने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। आखिर क्या है विराज जिंदल की सच्चाई? क्या विराज जिंदल सच में शमशेर जिंदल का वारिस है? अगर हाँ, तो कैसे? क्या नताशा जिंदल विराज जिंदल को जिंदल परिवार का वारिस बनने देगी? अगर नहीं, तो आखिर नताशा का क्या प्लान होगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड ओनली ऑन पॉकेट एफएम। कहते हैं चमत्कार होने में देर नहीं लगती, और ये चमत्कार विराज जिंदल के साथ होने वाला था, जिसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। और तो और ये अच्छी बात थी कि जिंदल परिवार के बिजनेस का साम्राज्य कोने कोने में फैला हुआ था। लेकिन क्या जिंदल परिवार का वारिस कोई भी हो सकता है? क्या किसी अनाथ और कंगाल इंसान को रातों रात उत्तराधिकारी बनाया जाएगा? नहीं ना, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि विराज जिंदल ही शमशेर जिंदल का उत्तराधिकारी होगा, और ऐसा भी नहीं है कि वो उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। विराज जिंदल को एक परीक्षा देनी होगी जो उसे धनंजय काका द्वारा मिलने वाली थी। तो क्या विराज जिंदल वो टेस्ट पास कर पाएगा? विराज जिंदल ने जैसे तैसे पूरी रात भूखे पेट निकाली और अगले दिन जब उसने अपना काम पूरा करने के बाद 50 रुपए मिले तो सबसे पहले उसने कैंटीन जाकर 2 वड़ा पाव खाए और अपना पेट भरने के बाद उसके कदम सीधा क्लासेस की तरफ बढ़ने लगे थे। क्लासरूम में जाने के बाद विराज ने अपनी नोटबुक निकाली और पढ़ने के लिए तैयारी करने लगा। तभी अचानक उसकी नाक में मन को महकाने वाली खुशबू का एहसास हुआ और उस खुशबू से विराज पूरी तरह बहक उठा था। अपनी नजर को किताब से हटाते हुए जब विराज ने उसके सामने जानवी को देखा, जो गुलाबी ड्रेस में गुलाब के फूल को भी शर्मिंदा कर रही थी और विराज को देखकर मुस्कुरा रही थी, तो विराज की आंखों में भी शराब का नशा दमकने लगा था।
उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। इतने करीब से विराज ने पहले कभी जानवी को नहीं देखा था। विराज अभी संभला भी नहीं था कि जानवी ने मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोल दिया। विराज, हम सब कल लोनावला ट्रिप पे जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो? जानवी की मुस्कान ने विराज के दिल को हिलाकर रख दिया था। उसकी आंखों में डूबकर विराज को भरी गर्मी में भी ठंडी का एहसास हो रहा था। जानवी की आंखें अभी भी विराज पर ही डोरे डाल रही थी। हालांकि जानवी जानती थी कि विराज को पैसों के मामले में किन सिचुएशन से जूझना पड़ता है, लेकिन चूंकि विराज भी उनकी क्लास का एक सदस्य था, इसीलिए जानवी बस अपनी ड्यूटी का फर्ज अदा कर रही थी। मैं कल नहीं चल सकता, मुझे बहुत काम है। विराज के मुंह से एक नॉर्मल सा बहाना बाहर आया, जिसे शायद सभी लोग जानते थे। विराज का जवाब सुनने के बाद जानवी के मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं निकले। जानवी के 2 कदम विराज की टेबल की तरफ बढ़े और उसने एक पेन स्टैंड को विराज की टेबल पर रखते हुए कहा, ये एक छोटा सा गिफ्ट है जो मैंने सभी के लिए बनाया है। अब चूंकि कल तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम हमारे साथ नहीं चल सकते हो, तो तुम मेरी तरफ से इस गिफ्ट को रख लो। क्लासरूम में बाकी बच्चों के लिए उस पेन स्टैंड के प्रति क्या सोचना था ये तो पता नहीं, लेकिन विराज के लिए वो पेन स्टैंड बहुत काम का था। विराज ने तुरंत ही उस पेन स्टैंड को उठाया और उसके मुंह से कुछ अजीब शब्द बाहर आए। मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर जानवी को शर्मिंदगी का एहसास हुआ और उस एहसास को एक पल में गायब करने के लिए जानवी ने तुरंत ही विराज को देखते हुए अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुमसे पैसे कौन मांग रहा है? ये मेरी तरफ से गिफ्ट है और गिफ्ट को पैसे से नहीं वैल्यू किया जाता है। ये मैंने सभी के लिए बनाया है और ये मैं सबके लिए लाई हूँ। जैसे ही जानवी ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही वरुण अग्रवाल, जो जानवी का खास दोस्त था, उससे रहा नहीं गया। वरुण को जानवी का विराज से बात करना कुछ खास पसंद नहीं आया और उसने तुरंत ही जानवी को अपनी ओर खींचा और विराज को गुस्से में देखते हुए बोला, साले गरीब, तेरे दिमाग में बस पैसा ही भरा हुआ है। क्या तुझे पता है कि हमारे जानवी के थॉट्स कितने अच्छे हैं? जानवी, तुम भी यार, मैंने तुम्हें बोला था कि ये लड़का अच्छा नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। वैसे भी तुम कुछ दिनों से कितनी बिजी हो इन गिफ्ट्स को बनाने में, लेकिन हर किसी को इस गिफ्ट की वैल्यू नहीं होगी और इस इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं। वरुण प्लीज ऐसे मत बोलो। जानवी ने वरुण को संभालने की कोशिश की, लेकिन वरुण तो बेकाबू होता चला गया। ओह अच्छा, तो तुम इसकी तरफदारी भी करने लग गई। ओह, मैं तो भूल ही गया कि तुमने पूरी क्लास में बस इसे ही गिफ्ट दिया है, या ये सब कुछ इस विराज के लिए ही है। वरुण के बर्ताव ने क्लासरूम के माहौल को खराब कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ इशिता, जो शांति से एक कोने में खड़े होकर पूरे नजारे के मजे ले रही थी, उसने भी आग में घी डालने का काम किया। जानवी, वरुण सही तो कह रहा है। तुमने हमारी ट्रिप पर इस गरीब को क्यों इनवाइट किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि इसके पास पैसे नहीं होते हैं? हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है और मेरे लिए तो ये सुपर अनोइंग बन गया है। और तो और, अगर ये हमारे साथ ट्रिप पर चलेगा तो लाइब्रेरी कौन साफ करेगा? अगर लाइब्रेरी साफ नहीं हुई तो इसके हिस्से के पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं मिलेंगे तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? जैसे ही इशिता ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही पूरी क्लास हंसने लगी और सभी का ध्यान विराज की तरफ एकत्रित हो गया, जिस वजह से विराज अंदर ही अंदर मायूस और शर्मिंदगी के घूंट पी रहा था। दूसरी तरफ पूरी क्लास को विराज की असलियत पता थी और रोज उसका इस तरह मजाक उड़ाया जाता था। वाह रे किस्मत, कुबेर के सोने का सिक्का तो दिया, लेकिन उससे क्या होगा? ये मेरी इज्जत, गरीब, नंगा, न जाने क्या क्या, और मैं ये सब रोज देखता हूँ। मुझे पता है कि मैं कैसे झेलता हूँ, लेकिन क्या करूं? क्या किसी के पास है इसका जवाब? मनी मन विराज अपनी किस्मत को कोसता रहा और तभी इशिता, तुम अपने क्लासमेट से इस तरह बात बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो। चूंकि क्लास की लीडर जानवी थी, इसलिए इस बार क्लास वालों ने जानवी का गुस्सैल रूप भी देखा जब जानवी इशिता पर विराज को लेकर गुस्सा हुई। बात महज एक ट्रिप और गिफ्ट से शुरू हुई थी। जानवी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बात कुछ इस तरह बिगड़ जाएगी। इससे पहले कि जानवी विराज को अपना कोई रिएक्शन देती, तभी एकाएक क्लास के बाहर जोर जोर से कुछ आवाजें आने लगी। देखते ही देखते एक लड़की, जिसका चेहरा धूप की वजह से पूरा लाल हो गया था, वो क्लास में दाखिल हुई और जोर से चिल्लाते हुए बोली,
सुनो, कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने सुना है कि इंडिया के सबसे अमीर इंसान शमशेर जिंदल ने अपने पोते को ढूंढने के लिए किसी को भेजा है। वो चाहते हैं कि उनका पोता उनका काम संभाले। जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जिंदल होटल्स, जिंदल सीमेंट। ओह डूड, ये न्यूज तो फायर है। OMG, शमशेर जिंदल का बिजनेस। यार वो तो बिलियनियर है, अरबों खरबों का मालिक है वो तो। एक बच्चे ने पूरी क्लास के सामने अपनी राय रखी और देखते ही देखते रायनुमाओं का कुछ तांता सा लग गया था। अरे शमशेर जिंदल का बिजनेस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हम तो वो ही जानते हैं जो हमने न्यूज में और मीडिया रिपोर्ट्स में देखा और पढ़ा है। ना जाने उसके पास क्या कुछ होगा। क्या तुम लोगों को पता है कि उसका काम वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है? काश मेरे दादा का नाम होता शमशेर जिंदल, तो मैं उछल उछल के ही मर जाता। बातों का सिलसिला अब जोरों शोरों से शुरू हो गया था और पूरी क्लास में बस एक ही नाम गूंज रहा था और वो था शमशेर जिंदल। अरे भाई तू शांत हो जा। तेरा सरनेम अग्रवाल है, तेरा दादा तो शमशेर जिंदल नहीं हो सकता। तू अग्रवाल और वो जिंदल, उसके पोते का सरनेम भी जिंदल ही होगा। हर तरफ बस जिंदल जिंदल की बातें हो रही थी कि तभी अचानक वरुण का ध्यान विराज की तरफ गया। वरुण ने एक नजर विराज पर डाली और तुरंत ही अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, ये नहीं हो सकता। ऐसे तो कई लड़के होंगे जिनका सरनेम जिंदल होगा, लेकिन ये फकीर तो बिल्कुल भी नहीं। वरुण के रिएक्शन के तुरंत ही बाद, आ रहे हैं, वो हमारे क्लासरूम की तरफ आ रहे हैं। बोलते हुए वो लाल चेहरे वाली लड़की हुदकने लगी। तभी अचानक काले कपड़े पहने हुए कुछ बॉडीगार्ड्स ने क्लासरूम का दरवाजा खोला और एकाएक क्लासरूम में दाखिल हुए। उनके हाथों में बड़ी बड़ी गन्स थी, जिसे देखकर कुछ बच्चे पूरे ही घबरा गए थे। उन बॉडीगार्ड्स के पीछे एक इंसान और था जिसके माथे पर योग्यता का तेज भाव और चेहरे पर कठोरता थी। काले सूट और बूट में क्लासरूम में एंटर हुआ और वो कोई और नहीं बल्कि धनंजय काका थे और उनके साथ था उनका वफादार जग्गी, जो देखने में और लोगों को शूट करने में बहुत स्टाइलिश था। इस वक्त सभी की नजर धनंजय काका और जग्गी पर चिपकी हुई थी। सभी को लग रहा था जैसे मानो कोई शिकारी उनका शिकार करने आया हो और सभी की जान हलक में आ गई थी। लेकिन सभी की सोच से बिल्कुल अलग धनंजय काका और जग्गी विराज जिंदल के सामने खड़े थे। धनंजय काका के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट का भाव पैदा हुआ और उन्होंने विराज के सामने झुकते हुए उसे इज्जत दी और मुंह खोलते हुए कहा, छोटे मालिक, हम आपको यहाँ से लेने आए हैं। छोटे मालिक? ये बूढ़ा इंसान विराज जिंदल को छोटा मालिक बोला। क्या शमशेर जिंदल का पोता विराज जिंदल है? ओह डैम, दिस इज इनसेन। कुछ ऐसे ही शब्दों के साथ पूरा क्लासरूम दहल उठा और ये नजारा देखते हुए वरुण अग्रवाल की पैंट गीली हो गई थी और वो चक्कर खाकर बेहोश हो गया था। सभी से अलग विराज जिंदल ने अपने आप को शांत रखा। अपनी मेंटल एबिलिटी को ढाल बनाते हुए विराज ने अपनी ओर इशारा करते हुए धनंजय काका से कहा, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी छोटे मालिक, हम सभी आपको 18 सालों से ढूंढ रहे हैं। आज जाकर हमें आपके दर्शन हुए और हम आपको लेने आए हैं। ये बोलने के बाद धनंजय काका ने जग्गी को इशारा किया और देखते ही देखते धनंजय काका के हाथों में एक फाइल आ गई जिसमें विराज जिंदल की सारी जानकारी लिखी हुई थी। हमारी इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन से हमें ये पता चला है कि आप ही शमशेर जिंदल के पोते विराज जिंदल हैं। आपके पिता जोगराज जिंदल शमशेर जिंदल के बेटे थे। ये पहली बार था कि जब विराज ने अपने पिता का नाम सुना, जोगराज जिंदल, और उसे सुनकर विराज के शरीर में कुछ अजीब एहसास हुआ। लेकिन जब विराज ने उस डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखा तो पाया कि वो सारे डॉक्यूमेंट सही थे और उसमें विराज के बारे में पूरी डिटेल्स थी। इसका मतलब ये तो तय था कि उनके हाथों में सही इंसान लग गया था। जैसे मानो विराज को अश्योर करने के लिए धनंजय काका ने उसे एक डॉक्यूमेंट बाहर निकालने और उसे टेबल पर रखने का संकेत दिया। उसी समय धनंजय काका ने विराज को एक फोन दिया जो उसके लिए तैयार किया गया था। छोटे मालिक, ये जिंदल परिवार के उत्तराधिकारी के लिए क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है। आपको केवल यहाँ साइन करने की जरूरत है कि जिंदल ग्रुप के 15% शेयर आपके हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट डुप्लीकेट है और इंटरनेशनल मार्केट में कानूनी रूप से वैलिड है। धनंजय काका के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज का ध्यान उस एक दस्तावेज पर जाकर अटक गया था और उसकी नजर एक कण भी उस डॉक्यूमेंट से बाहर नहीं निकल रही थी।
आखिर ये विराज के साथ क्या हो रहा था? क्या शमशेर जिंदल की सच में कोई औलाद थी, या फिर विराज को जिंदल ग्रुप द्वारा बलि का बकरा बनाया जा रहा था? क्या विराज उस डॉक्यूमेंट पर साइन करेगा? विराज को अपनी योग्यता साबित करने के लिए क्या करना होगा? क्या विराज अपनी योग्यता साबित कर पाएगा? क्या विराज ही होगा शमशेर जिंदल का आखिरी वारिस? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड ओनली ऑन पॉकेट एफएम। विराज की एजुकेशन अंग्रेजी मीडियम से हुई थी, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी भाषा को अच्छे से समझ सकता था। जैसे जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा था, वैसे वैसे उसका मन भंवरे की तरह गुनगुना रहा था, क्योंकि जैसा धनंजय काका ने उसे बताया था वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। जैसे ही विराज उस पर अपने साइन करेगा, जिंदल ग्रुप के 15% शेयर उसके नाम के हो जाएंगे। और एक ख्याल उसे कावरा बावरा बना रहा था। उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पढ़ने के बाद विराज जिंदल को यह भी एहसास हुआ था कि ना तो वो कोई सपना देख रहा है और ना ही उसके साथ कोई गंदा खेल खेला जा रहा है। इसलिए तुरंत ही विराज ने उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन कर दिए। और तभी अचानक से उसके शरीर में एक विचलित हलचल होने लगी और उसके दिमाग के कोने से एक कठोर आवाज आई, डियर गेस्ट, अब कुबेर सिस्टम को खोलने की सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। सिस्टम ऑटोमेटिक रूप से शुरू हो रहा है। हाँ, सिस्टम? अभी विराज ने अपने मन में उस आवाज को लेकर शक पैदा ही किया था कि उसे अपनी जेब में हल्की वाइब्रेशन महसूस होने लगी। और जैसे ही विराज ने अपना हाथ अपनी जेब में डाला, उसे महसूस हुआ कि गोपी काका द्वारा दिए गए धन का राजा कुबेर उसकी जेब में हलचल मचा रहा था। विराज को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी हरकतों में कोई शक नहीं देखा जा सकता था। विराज शांत भाव से अपने द्वारा साइन किए उस कॉन्ट्रैक्ट के पन्नों को पलटने लगा था। आश्चर्य की बात यह नहीं थी कि विराज उस कॉन्ट्रैक्ट की अंग्रेजी समझ रहा था। आश्चर्य की बात यह थी कि महज 18 साल की उम्र में विराज उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी बिजनेस से संबंधित सभी बातों को समझ पा रहा था। लेकिन आखिर ये सब कैसे? क्या विराज महज नाटक कर रहा था? धन के राजा कुबेर के सिस्टम में तुम्हारा स्वागत है। ये सिस्टम गोल्ड ईटिंग ग्रोथ टाइप सिस्टम है। जैसे जैसे तुम सोने को निगलने वाले मशीन को पूरा करोगे, वैसे वैसे ये सिस्टम तुम्हें उसी अनुसार इनाम देगा। गेस्ट के लिए सोने निगलने वाला बिगनर गिफ्ट पैक खोला जाए। कृपया प्रतीक्षा करें। जैसे मानो कोई खेल चल रहा हो, वैसे ही विराज भी उस सिस्टम को ध्यान से सुन रहा था और उसकी आंखें अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पर ही गड़ी हुई थी। सभी गुण प्राप्त करने वाली गोली प्राप्त करने के लिए गेस्ट को बधाई। 10 टैलेंट पॉइंट प्राप्त करने के लिए बधाई। बिजनेस के लिए बेसिक सपोर्ट किट अनलॉक करने के लिए बधाई। बेसिक सीक्रेट शस्त्र को प्राप्त करने के लिए बधाई। एक भीनी मुस्कान के साथ विराज भी अब इस सिस्टम और इस खेल का हिस्सा बन गया था और उसके चेहरे को देखते हुए ये मालूम हो रहा था कि विराज इस खेल के लिए पूरी तरह से तैयार था। एकाएक जग्गी के 2 कदम विराज जिंदल की तरफ बढ़े और अपनी बेसब्री तोड़ते हुए उसका मुंह खुला। छोटे मालिक, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ लिया है तो प्लीज मुझे दे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं? ये कहते हुए विराज ने पेन और कॉन्ट्रैक्ट जग्गी को थमाया और अपने चेहरे पर एक चतुर मुस्कान लाते हुए अपने मुंह से कुछ शब्द बाहर निकाले। इस कॉन्ट्रैक्ट में बिजनेस से जुड़े कई शब्द गलत लिखे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से और दोबारा से चेक करवाओ। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर मुनावर के तो तोते उड़ गए और तुरंत ही उसने वो कॉन्ट्रैक्ट जग्गी के हाथों से लिया और उसे पढ़ने लगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हुए मुनावर को एहसास हुआ कि विराज ने उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शब्दों की गलतियां पहचान ली थी और इसी के साथ मुनावर की चुप्पी भी लाजमी थी। एक तरफ मुनावर के तोते उड़ गए थे तो दूसरी तरफ धनंजय काका की आंखों में एक अलग चमक देखने को मिली और उस चमक के साथ और अपने होठों पर मुस्कान लिए धनंजय काका ने अपना मुंह खोला। छोटे मालिक, क्या आपको बिजनेस से जुड़ी हर बात समझ में आ गई? हाँ, थोड़ा बहुत। ये कहते हुए विराज का हाथ अपने सर पर गया और एक शांत मुस्कान के साथ विराज ने अपना सर खुजलाया, जिसे देखकर धनंजय काका की मुस्कान भी और गहरी हो गई। हालांकि वो बात अलग है कि विराज को जल्द ही एहसास हो गया था कि ये सब उसके दिमाग की उपज नहीं है,
बल्कि ये सब तो धन के राजा कुबेर के सिस्टम की बदौलत हुआ है, जो उसे गोपी काका ने दिया था। और अब तो विराज को लगने लगा कि ये धन का राजा कुबेर का सिक्का उसे अलौकिक शक्तियों से भरने वाला है, और विराज भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कल तक मैं अपनी किस्मत को कोस रहा था, आज सुबह में मुझे बेइज्जत किया गया, लेकिन एक झटके में मेरी किस्मत ने मेरे लिए कुबेर का खजाना खोल दिया। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, ये हकीकत है, ये सब मेरे साथ हो रहा है। मैं अब गरीब नहीं रहा, मेरे दादाजी शमशेर जिंदल हैं। अब वड़ा पाव को तो देखूंगा भी नहीं। अब विराज के मन में ख्याली पुलाव बनने लगे थे, वो भी शाही पुलाव, और विराज अंदर ही अंदर बेहद खुश नजर आ रहा था। बहुत बढ़िया छोटे मालिक, आपको इस तरह बिजनेस के बारे में जानकारी है, ये देखकर आई एम इम्प्रेस। और ये बताना चाहूंगा कि बड़े मालिक के आदेशानुसार मुंबई शहर में जिंदल ग्रुप का सारा बिजनेस आपके नाम पर किया जा रहा है। और तो और बड़े मालिक ने तुरंत ही आपको 1 अरब रुपए देने को कहा है शुरुआत के रूप में, जिससे आप अपने आप को बिजनेस के संचालन से पहचान सके और उन्हें भी इस बात का यकीन हो जाए कि आप बिजनेस संभालने में पूरी तरह निपुण हैं। मुस्कुराते हुए धनंजय काका ने अपनी बात रख दी थी। 1 अरब, 1 बिलियन, पता नहीं उसमें कितने जीरो होंगे। मनी मन ये सोचते हुए विराज ने अपने थूक को गले से नीचे उतारा और तुरंत ही जी सर बिल्कुल, क्यों नहीं, कहते हुए विराज ने धनंजय काका के सामने अपनी इज्जत का रिजल्ट सौंपा। सर नहीं छोटे मालिक, आप मुझे धनंजय काका कहिए। ये जग्गी है और ये मुनावर, ये सभी बड़े मालिक के आदेश पर काम करते हैं और आज से आपके आदेश पर भी काम होगा। एक तरफ विराज के सामने इंट्रोडक्शन का चैप्टर शुरू हुआ तो वहीं दूसरी तरफ क्या 1 अरब रुपए। इशिता, जिसने थोड़ी देर पहले विराज जिंदल को नंगा कहा था, उसे एक झटके में जब पता चला कि विराज रातों रात अमीर बन गया है तो वो एक कोने में खड़ी थर थर कांप रही थी। अभी इशिता के मन में बस यही एहसास था कि विराज को उसकी कही बात का बुरा ना लगा हो और अब विराज उसकी इंसल्ट ना कर बैठे। इस उम्मीद के साथ वरुण अग्रवाल के मन में भी हलचल का दौर जारी था। लेकिन क्या विराज इशिता की बातों को भूल गया था? क्या विराज इतनी आसानी से अपनी इंसल्ट को भूल सकता था? नहीं, कभी नहीं। विराज ने तुरंत ही अपनी नजर इशिता पर डाली और एक चतुर हाव भाव से अपना मुंह खोलते हुए कहा, मेरी दोस्त इशिता, मुझे याद है कि तुम्हारे पिता की मुंबई शहर में एक फैक्ट्री है, क्या वो अभी खुली है? हाँ, लेकिन क्यों? डरते डरते इशिता के मुंह से कुछ शब्द बाहर निकले। इशिता के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज के कदम इशिता की तरफ बढ़े। बहुत बढ़िया, कहते हुए विराज ने इशिता की पीठ थपथपाई और तुरंत ही धनंजय काका की तरफ देखते हुए बोला, जाइए इंतजाम कीजिए, मैं इशिता के साथ एक कलीग के तौर पर वहां जाना चाहता हूं। अब हर कोई अमीर बनेगा, हर दंगा अमीर बनेगा। एक बिजनेस टाइकून के साथ जाना उसके परिवार को मौत के घाट उतारने के लिए काफी था और जैसे ही इस बात का एहसास इशिता को हुआ वैसे ही उसने तुरंत गिड़गिड़ाते हुए विराज से कहा, यार विराज, मैं गलत थी, मैंने तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी पास्ट की बातों को याद नहीं रखोगे। प्लीज मेरे परिवार को छोड़ दो। अच्छा, मैं नंगा, मैं गरीब, ये सब तुम्हारे लिए मजा है, लेकिन ये होती है किस्मत इशिता, और अगर ये मेरे हाथ लगी है तो तुम लोगों को कैसे माफ कर दूं? तुम लोगों ने मेरा इतना दिल दुखाया है, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। विराज के मन में चल रहे ये बदले के भाव नहीं थे, बल्कि ये वो उत्सुकता थी जो उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। और आज जब पहली बार उसने अपने आप को इस काबिल देखा तो आखिर वो कैसे पीछे हट सकता था। धनंजय काका अपने काम में अव्वल थे, जिसे लोकल भाषा में 1 नंबर भी बोला जाता है, और वो विराज की बातों को बखूबी समझ गए थे। इशिता के पिता मार्बल और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में थे और उनके पास कई फैक्ट्री थी, लेकिन देखते ही देखते एक दिन के भी कम समय में इशिता के पिता की सारी फैक्ट्री पर जिंदल ग्रुप का कब्जा हो गया था। दोपहर तक सारी मशीनरी, उपकरण और प्रोफेशनल टेक्नीशियंस को जिंदल ग्रुप में शामिल कर दिया गया
और अगले दिन जब इशिता के पिता उठे तो उनके सामने जो मजायरा पेश हुआ उसे देखकर उनके पैरों की जमीन खिसक गई थी। इशिता के पिता के लिए इससे भी बुरी बात यह थी कि उनके हाथ से सारे क्लाइंट्स भी फिसल गए थे और वो सभी अपने ऑर्डर कैंसिल करवा चुके थे। ये वो क्लाइंट्स थे जिनकी मुंबई शहर में काफी इज्जत थी, लेकिन उनके सामने स्थिति चुनौतीपूर्ण नहीं थी। इशिता गढ़वाल के पिता या जिंदल ग्रुप को चुनने में उन्हें जरा भी समय नहीं लगा। गिरगिट के माफिक सभी क्लाइंट्स ने अपने रिश्ते गढ़वाल परिवार के साथ तोड़ दिए थे, और तोड़े भी क्यों नहीं। सामने रईस के रईस जिंदल परिवार और शमशेर जिंदल का पोता जो था, उन क्लाइंट्स के लिए घाटों में जाना फायदेमंद था, बजाय इसके कि वो जिंदल परिवार से मुसीबत मोल ले। और अब चूंकि गढ़वाल परिवार के पास कोई भी ऑर्डर नहीं थे, इसलिए जिंदल ग्रुप ने उनकी फैक्ट्री को खरीदने की भी कोई कीमत नहीं चुकाई। विराज जिंदल ने गढ़वाल परिवार की सारी फैक्ट्रीज को डंकी की चोट पर हड़प लिया और धनंजय काका के सामने अपने बिजनेस के तौर तरीके के पहले पार्ट का शानदार तरीके से इंट्रोडक्शन दिया। इशिता के पिता अपने चेहरे को सड़ाते हुए अपने ऑफिस में बैठकर एक के बाद एक सिगरेट को फूकते जा रहे थे और उनके सामने उनकी बेटी एक कोने में रोते बिलखते हुए खड़ी थी। बोलो क्या बात है, जल्दी बोलो, वैसे ही दिमाग का दही हो गया है, गूंगी फिल्म। एक जोरदार आवाज के साथ इशिता के कान में अपने पिता के स्वर गूंजे और इसी के साथ इशिता की हालत भी ज्यादा टाइट हो गई थी। इशिता ने अपने पिता को बताया कि कैसे उसने विराज जिंदल को बुली किया और वो रातों रात अमीर बन गया। साथ ही साथ इशिता को अपने पिता के बिजनेस पर हुए असर का भी बुरा लग रहा था और उसने अपने पिता से कहा, डैड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस लूजर का भाग्य इतना अच्छा होगा। किसने सोचा था कि वो शमशेर जिंदल का पोता निकलेगा। ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है डैड। इशिता के पिता का क्या रिएक्शन होगा? क्या अशोक गढ़वाल अपनी बेटी की बातों को समझेंगे या फिर उनके घर में अब बाप बेटी के बीच महाभारत छिड़ेगी? क्या विराज के इस रूप को देखकर जानवी में भी कुछ बदलाव आएंगे? विराज अब जिंदल ग्रुप के बिजनेस को आसमान की किन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा? क्या विराज साबित कर देगा कि शमशेर जिंदल के वारिस बनने का हक सिर्फ उसे जाता है? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड ओनली ऑन पॉकेट एफएम। इशिता की बात सुनते ही अशोक गढ़वाल के मुंह से शट अप, ये तुमने क्या किया? और इसी के साथ अशोक गढ़वाल ने महसूस किया कि उनके मुंह से गुस्से के अंगार निकलने वाले हैं। अपनी बेटी को वो इस तरह से शर्मसार नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। इशिता के पिता अशोक गढ़वाल बिजनेस की दुनिया में शहंशाह बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन किसे पता था कि उनकी खुद की बेटी ने ही उनके बिजनेस के जलवे को जला डाला था। अगर अशोक गढ़वाल को पता चलता कि विराज जिंदल शमशेर जिंदल का पोता है, तो किसे पता कि वो इशिता की शादी विराज से करवाने का सोच बैठते। गॉड नोस। अशोक गढ़वाल के धन का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था और इसी के साथ उनकी आंखों में दर्द की चमक साफ दिखाई दे रही थी। सिगरेट पीते पीते उनके हाथ थम से गए और अपनी धीमी आवाज में उनके मुंह से कुछ शब्द टपक पड़े। इशिता, तुम जाओ और तुम्हारे चाचा को बोलो कि फैक्ट्री ट्रांसफर कर दे। उसके बाद तुम और तुम्हारी माँ दोनों छुपने के लिए विदेश चली जाओ। मैं बिजनेस तो खो चुका हूँ, अपने परिवार को नहीं खोना चाहता। कोई रिस्क नहीं लेना है मुझे। अपने पिता के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनते ही इशिता की आंखों में आंसू आ गए और तुरंत ही उसके मुंह से डैड क्या आप। इससे पहले इशिता अपनी बात रख पाती, अशोक गढ़वाल ने इशिता को टोकते हुए कहा, तो तुम क्या चाहती हो, मैं शमशेर जिंदल से लड़ूं? तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब चुपचाप जैसा कहूं वैसा करो और दफा हो जाओ। अशोक गढ़वाल के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उसका बिजनेस पूरी तरह से जिंदल ग्रुप के कब्जे में था और अब सिर्फ एक ही तरीका था अपने बिजनेस को बचाने का, और वो था विराज जिंदल। जी हाँ, विराज जिंदल के पैरों में पड़ना और जैसा वो कहे उसके इशारों पर चलना। दिन को रात और रात को दिन कहना। केवल एक यही उपाय था जो अब अशोक गढ़वाल की जिंदगी में हल्की फुल्की रोशनी लाने का काम कर सकता था। विराज जिंदल ये नहीं जानता था कि बदला लेने के लिए उसे किसी ने निशाना बनाया है।
विराज तो अपनी किस्मत में आए तेज बदलाव को देखकर ही बहुत खुश था और अब अमीरी के दर्शन जोरों शोरों से विराज की जिंदगी में होने लगे थे। 5 स्टार होटल में अगले दिन जब विराज की आंखें खुली तो उसने देखा कि धनंजय काका अजीब नजरों के साथ उसे घूरे जा रहे हैं और ये देखकर विराज को हल्का धक्का सा लगा। धनंजय काका, आप कब से यहाँ पर खड़े हैं? हल्की आवाज के साथ विराज ने अपना शक दूर करना चाहा। पूरे 2 घंटे से। धनंजय काका ने एक चतुर मुस्कान के साथ विराज के हाथों में चाय का कप थमा दिया और महान बनते हुए कहा, छोटे मालिक, आप तो हमेशा 7 बजे उठते हो, तो जैसे ही मेरी घड़ी में 7 बजे मैं आपकी सेवा करने और आज का स्केड्यूल जानने आपके पास आया था। धनंजय काका के मुंह से निकले शब्द जैसे ही विराज के कानों में पड़े वैसे ही विराज की नजर सीधा घड़ी पर गई। सुबह के 9 बज गए थे और खिड़की से सूरज की रोशनी का भंडारा भी कमरे में एंट्री मार चुका था। इसी के साथ विराज का चेहरा भी शर्म से लाल पड़ गया था। ये सही था कि विराज अक्सर जल्दी उठ जाता था, लेकिन वैसा तब होता था जब रात को उसे भूखे पेट सोना पड़ता था। भूख के मारे उसे रात को नींद नहीं आती थी और इसी वजह से विराज सुबह जल्दी उठता था। लेकिन पिछली रात विराज ने 5 स्टार होटल का बेहतरीन बूफे खाया था और इतना खाया कि उसे जमकर नींद आई और इसी के चलते आज उसकी नींद 7 बजे नहीं खुल पाई थी। विराज जानता था कि धनंजय काका उसे प्यार से समझा रहे थे कि उसे जल्दी सोना चाहिए। वो कहावत अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज का सही एग्जाम्पल धनंजय काका उसके सामने रख रहे थे और विराज इससे पूरी तरह से वाकिफ था। चाय एक सांस में गटकते हुए विराज अपने बिस्तर से उठा और अपने पैजामे को पहनते हुए उसके मुंह से कुछ शब्द बाहर आए। धनंजय काका, मुझे आज मेरे क्लास वालों के साथ लोनावला ट्रिप पर जाना है। आपको मेरे साथ वहां चलने की जरूरत नहीं है ना? छोटे मालिक, आपकी रक्षा करना ही मेरी पहली प्रायोरिटी है। मेरे साथ जग्गी और बाकी के बॉडीगार्ड्स भी सीक्रेटली आपकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। अब आप वो नहीं है जो आप 18 सालों से थे। धनंजय काका के मुंह से ये सब सुनकर एक बार फिर से विराज को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। सीक्रेट प्रोटेक्शन? मन ही मन ये सोचते हुए विराज के चेहरे पे भी भीनी सी मुस्कान आ गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। विराज जिंदल के दोनों हाथों में लड्डू थे तो दूसरी तरफ उसकी जेब में कुबेर का वो सिक्का था जो उसे बिजनेस का मास्टरमाइंड बना रहा था। मुंबई शहर से थोड़ा दूर पुणे जिले में बसा लोनावला काफी सुंदर शहर माना जाता है। ग्रीनरी और माउंटेन से घिरे इस सुंदर शहर में एक छोटी सी झील भी है और उस झील में कई सारी बोट्स हैं जो मर्चेंट टूरिस्ट को अलग अलग रेट्स में देते हैं। इसी सुंदर नगरी में विराज जिंदल भी आने वाला था। उसके बाकी के क्लासमेट्स पहले ही वहां पहुंच चुके थे। जानवी ने सभी के लिए एक सस्ता सा फार्म हाउस पसंद किया जहां पर वो सभी पार्टी कर सकते थे। बातों के साथ साथ पार्टी का दौर शुरू हुआ और इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है कि सभी लोग सिर्फ और सिर्फ विराज जिंदल के बारे में ही बात कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है, अब विराज की जिंदगी बहुत शानदार हो गई है? एक क्लासमेट ने बात का भंडारा शुरू किया। हाँ, तो वो सच में शमशेर जिंदल का पोता है। कल रात मैंने इंटरनेट पर चेक किया। हाय राम, तुम लोगों को पता भी है कि शमशेर जिंदल के पास कितना पैसा है? सालों लग जाएंगे उसका पैसा गिनने में। दूसरे क्लासमेट ने बातों के भंडारे में 2 शब्द कहे। यार, मुझे तो ये सब सच नहीं लग रहा है। मेरा मतलब है, शमशेर जिंदल के पास होगा पैसा और रुतबा, लेकिन विराज नहीं। यार जरा सोच, अगर विराज इतना ही अमीर है तो अपनी टूटी फूटी साइकिल लाइब्रेरी से क्यों लेकर गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे नाटक करने के लिए किसी ने चुना है। रुपेश ने विराज को लेकर अपनी राय दी। जैसे ही रुपेश ने अपनी बात खत्म की वैसे ही उसकी नजर विराज जिंदल पर पड़ी जो अभी भी कॉलेज की पीली यूनिफॉर्म में अपनी साइकिल पर सवार होकर उनकी तरफ आ रहा था। हालांकि आज विराज को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पुराना विराज है, क्योंकि ये नया विराज जिंदल था जो आज काफी एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। विराज को अपनी ओर आता देख रुपेश ने वापस से अपना मुंह खोला। मैं जानता हूं कि ये कमीना सिर्फ अमीर बनने का नाटक कर रहा है। मुझे तो डर है कि उसने इतने सालों में जो पैसे सेव किया होगा
वो सारा इन एक्टर्स को हायर करने में उसने खर्च कर दिया। रुपेश की बात में दम था। अब धीरे धीरे सभी के मन में विराज को लेकर शक होने लगा। और क्यों ना हो, अतीत में विराज सिर्फ और सिर्फ वड़ा पाव और अपनी साइकिल के भरोसे ही था। और अब जब वो शमशेर जिंदल का पोता है तो भी वो उसी साइकिल पर आ रहा था जिस पर वो हमेशा रोजवुड यूनिवर्सिटी में घूमता रहता था। जब सबकी नजर विराज पर पड़ी तो इट्स टू मच यार जैसे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग होने लगा और देखते ही देखते सब विराज को झूठा समझने लगे थे। वरुण, जो कल विराज की आंधी का सामना नहीं कर पाया था और बेहोश हो गया था, उसने भी रुपेश का साथ देना उचित समझा और तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए बोला, जैसा कि मैंने कल कहा था, इस गरीब की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? जानवी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें केयरफुल रहना होगा इससे। मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है। फर्स्ट जनरेशन अमीर होने का नाटक करके ये तुम्हें लूटना चाहता है। वरुण की बात सुनकर जानवी ने एक नजर वरुण की तरफ घुमाई, लेकिन जानवी ने अपने खास दोस्त की बातों पर ध्यान देना उचित नहीं समझा और तुरंत ही सभी लोगों से मुंह फेरते हुए विराज जिंदल की तरफ बढ़ी, जो अपनी साइकिल को ठिकाने लगा रहा था। हे जानवी, माय क्लास लीडर, क्या मैं इस ट्रिप के पैसे तुम्हें अभी ट्रांसफर कर सकता हूँ और तुम लोगों के साथ इस ट्रिप का हिस्सा बन सकता हूँ? जानवी को अपने पास आते देख विराज ने तुरंत ही अपनी बात उसके सामने रख दी थी। विराज की बात सुनकर जानवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसके होंठ भी हिलने लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर हिस्सा ले सकते हो। चलो अंदर आओ। वैसे भी मुझे लोगों की जरूरत है जो बारबेक्यू बनाने में मेरी मदद करे। क्या बात है, विराज ने जानवी को जवाब दिया और उसी के साथ साथ जानवी के पीछे मौजूद बाकी के क्लासमेट्स को ग्रीट किया, जो नहीं जानते थे कि विराज सच में अमीर है या अमीर होने का नाटक कर रहा है। उन लोगों ने विराज से दूरी बनाए रखी और दूर से ही पोलाइटली उसे ग्रीट किया। विराज जानवी के पीछे पीछे ग्रिल तक पहुंचा, जहां जानवी ने पहले से ही चिकन और बाकी के इंग्रेडिएंट्स का मसाला बनाकर तैयार रखा था। इससे पहले कि जानवी कुछ बोलती, विराज ग्रिल पर चिकन को जमाने लगा। विराज की स्पीड देखकर जानवी को ताज्जुब हुआ और तुरंत ही जानवी ने विराज से पूछा, विराज, क्या तुमने पहले भी बारबेक्यू किया है? जानवी का सवाल सुनकर विराज के चेहरे पर ब्लश आ गया और उसने मुस्कुराते हुए जानवी का जवाब दिया, हाँ, हाई स्कूल के वक्त जब मुझे टीचर से ट्यूशन लेनी होती थी तो वो अक्सर मुझसे बारबेक्यू करवाया करते थे। सीखने में थोड़ा समय लगा, लेकिन उसके बाद तो कुछ आदत सी हो गई थी। हाँ, वो तो दिख ही रहा है तुम बारबेक्यू में कितने कमाल के हो। मुस्कुराते हुए जानवी ने भी विराज की बात का सपोर्ट किया और इसी के साथ विराज का दिल भी गुदगुदी का एहसास करने लगा। अरे हाँ माय क्लास लीडर, इस ट्रिप की फीस कितनी है? मैं तुम्हें अभी गूगल पे कर देता हूँ। चिकन को बारबेक्यू पर ग्रिल करते हुए विराज ने जानवी के साथ बात करना जारी रखा। 7,000। जानवी को फीस बताने में अभी भी डर लग रहा था, क्योंकि उसने विराज के हालातों को बड़े नजदीकी से देखा था और यही कारण था कि जब जानवी के मुंह से ये शब्द बाहर आए तो उसकी आवाज में हल्की कंपन को महसूस किया गया था। जैसे ही जानवी ने 7,000 बोला, वैसे ही सबकी नजर विराज पर जाकर अटक सी गई थी। सभी देखना चाहते थे कि विराज, जो पहले गरीब था, क्या वो 7,000 अफोर्ड कर सकता था। सभी उसके हाव भाव देखना चाहते थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर सभी के होश ठिकाने आ गए। आपके अकाउंट में 1 बिलियन प्राप्त हुए। जैसे ही विराज ने अपना फोन अनलॉक किया, वैसे ही गूगल असिस्टेंट ने सभी के सामने विराज जिंदल के राज खोल दिए, जिसे सुनकर सभी चौंक गए थे। क्या उस मैसेज को सुनकर अब सभी क्लासमेट्स को यकीन हो जाएगा कि विराज की किस्मत ने जोरदार पलटी मारी है? क्या अब बाकी के क्लासमेट भी विराज से दोस्ती करने के लिए आगे आएंगे? जानवी की तरफ से हमें क्या रिएक्शन मिलेगा? 1 मिलियन से आखिर विराज जिंदल क्या करने वाला था? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जानवी, जो बारबेक्यू स्टिक की मदद से चिकन को ग्रिल कर रही थी, उस मैसेज को सुनकर उसके हाथ कांपने लगे और उसी के साथ वो स्टिक भी उसके हाथ से छूट गई। जानवी के इस रिएक्शन को देखकर बाकी के क्लासमेट भी घबराने लगे थे। जानवी के रिएक्शन को देखकर विराज तुरंत ही हरकत में आया और अपना सिर खुजलाते हुए बोला, सॉरी माय क्लास लीडर, धनंजय काका ने मुझे मेरी पॉकेट मनी ट्रांसफर की है।
मुझे नहीं पता था कि वो अभी इस समय ट्रांसफर करेंगे। मैं अभी इस ट्रिप के 7,000 ट्रांसफर कर देता हूं। तुम्हें क्या लगता है कि हम सब बेवकूफ हैं? क्या 1 बिलियन ऐसे ही अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं? तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। क्लास के एक लड़के ने सभी के सामने अपनी राय रखी, लेकिन इस राय से विराट जिंदल को कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा और वो 7,000 ट्रांसफर करने में पूरी तरह से मशगूल हो गया। 7,000 ट्रांसफर करने के बाद विराट जिंदल ने अपने अकाउंट में बची बाकी राशि को देखा और उसी के साथ उसकी नजर जाह्नवी पर गई। विराज के चेहरे पर हल्की मायूसी नोट की जा सकती थी। विराज को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था, जिसे ओसीडी भी कहते हैं। जैसे ही उसके अकाउंट में 1 बिलियन ट्रांसफर हुए, उसके चेहरे की खुशी बयां नहीं की जा सकती थी। लेकिन जब उसे उस 1 बिलियन में से 7,000 ट्रांसफर करने पड़े, तो बाकी की राशि को देखकर उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। अब उसके मन में कैसी और क्या भावना थी, ये तो एक फकीर ही बता सकता है जो एक झटके में अमीर बना हो। जाहिर है, पैसा सबका मन मोह लेता है और 1 बिलियन जैसा बड़ा फिगर कोई भी अपने अकाउंट से खोना नहीं चाहेगा। लेकिन 7,000 का अमाउंट विराज द्वारा सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया गया था। अभी विराज ने अपने फोन को लॉक भी नहीं किया था कि तभी अचानक उसके फोन से एक आवाज आई, डिंग डिंग। गेस्ट ने बाकी बचे पैसों को एक नए मिशन के लिए खोला है। गेस्ट को लग्जूरियस मिशन पैक गिफ्ट किया जाए। कृपया प्रतीक्षा करें, आपके लिए वेल्दी प्राइवेट मार्केट को खोला जा रहा है। कुबेर के सिस्टम ने विराट जिंदल को अवगत कराया। गेस्ट का अगला मिशन मुंबई शहर के आसपास की टॉप 10 कंपनियों को हड़पा जाए। मार्केट वैल्यू को दोगुना करने के लिए मुंबई शहर के आसपास की बाकी छोटी बड़ी कंपनियों को अपने साथ शामिल करें। इससे मुंबई में आपका दबदबा बनेगा। एक बार फिर से कुबेर के सिस्टम ने विराट जिंदल को उसके अगले मिशन की जानकारी दी, जिसे सुनने के बाद विराट जिंदल अपने होश खो बैठा था। नो वे, मेरा पैसा है। विराज को अभी अपने नए मिशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस अपने 1 बिलियन के साथ मतलब था। लेकिन जब उसके मोबाइल पर एक बार फिर डिंग डिंग बजा, तो उस मैसेज को देखकर विराज अपना आपा खो बैठा था। उसके अकाउंट में महज 15,000 रुपए रह गए थे। बाकी के पैसों से कुबेर के सिक्के ने विराज को एक लग्जूरियस मिशन पैकेज जो गिफ्ट कर डाला था। विराज की हरकत को उसके क्लासमेट बारीकी से देख रहे थे और कोइंसिडेंटली उस आखिरी मैसेज को विराज के क्लासमेट रुपेश और वरुण ने भी देख लिया था। उस मैसेज को देखकर उन दोनों को लगा कि विराज उन सभी को 1 बिलियन का झूठा मैसेज सुनाकर बेवकूफ बना रहा था। तभी वरुण को अपने क्लासमेट के वो बोल याद आए जो उसने सभी के सामने थोड़ी देर पहले बोले, जब विराज के फोन से गूगल असिस्टेंट की आवाज आई थी। तुम्हें क्या लगता है कि हम सब बेवकूफ हैं? क्या 1 बिलियन ऐसे ही अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं? तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। और उन शब्दों को सोचते हुए वरुण ने भी विराज के मजे लेते हुए कहा, क्या हो गया छोटे मालिक, अभी अभी आपके अकाउंट में 1 बिलियन आए थे, लेकिन अब बस 15,000 ही बाकी रह गए। ये कैसे हो गया छोटे मालिक? स्ट्रेंज स्माइल के साथ वरुण ने विराज को देखा और दोबारा से अपना मुंह खोलते हुए कहा, यार दोस्त, मैंने तो सोचा था कि छोटे मालिक आज हम सबको एक लग्जूरियस मील खिलाएंगे, लेकिन अब तो उनके पास महज 15,000 ही हैं। अब तो हम सबको कोका कोला और कॉर्नेटो आइसक्रीम से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। क्या पता शायद छोटे मालिक वो भी अफोर्ड नहीं कर पाए। इसी के साथ वरुण जोर जोर से हंसने लगा। सभी क्लासमेट के सामने अपनी खिल्ली उड़ते देख विराट जिंदल गुस्से से दिल मिला उठा था। उसका बस चलता तो वो अभी उस कुबेर के सोने के सिक्के को अपनी जेब से बाहर निकालता और कहीं दूर फेंक देता, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकता था क्योंकि इस कुबेर के सिस्टम ने उसे एक मुकाम तक पहुंचाया था। इसीलिए विराज ने अपने गुस्से को संभालने की कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं कि गोपी काका ने उस कुबेर के सिक्के को विराट जिंदल के हाथों में ऐसे थमा दिया था, लेकिन ये सिस्टम पैसे देने वाला नहीं बल्कि पैसे खाने वाला सिस्टम लग रहा था। और इसी के साथ विराज के मन में खलबली के उतार चढ़ाव भी साफ तौर से दिखाई दे रहे थे। कुबेर का सिस्टम सिर्फ पैसों का ही लेन देन नहीं रखता था, बल्कि दिमाग और मन में चल रही गतिविधियों को भी वो सिस्टम अच्छे से परख सकता था।
जब सिस्टम को एहसास हुआ कि विराज का मन शांत नहीं है और उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, तो उस सिस्टम ने एक बार फिर विराज को अपने शब्दों से शांत रहने की अपील की। डियर गेस्ट, आप शांत हो जाएं। आपको भावनाओं में बहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिस्टम पूरी तरह से आपके साथ है। ये सिस्टम पूरी तरह से आपके लायक है। अभी आपको इस सिस्टम के गुण दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए, जैसे जैसे आप मिशन पूरा करेंगे, वैसे वैसे ये सिस्टम आपको और भी ज्यादा लग्जूरियस गिफ्ट्स और लाइफस्टाइल देने की कोशिश करेगा। मुझे मेरे पैसे वापस करो। विराज ने कुबेर के सिस्टम की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और अपनी फीलिंग्स को सिस्टम के सामने रखा। इस सिस्टम की स्पेशलिटी टाइकून प्राइवेट मार्केट फंक्शन है, जो विशेष तौर पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। यकीन मानिए गेस्ट, ये सिस्टम आपके लिए फायदे का सौदा है। कुबेर के सिस्टम ने एक बार फिर से विराज को पेशेंस रखने की हिदायत दी, लेकिन दूसरी तरफ विराज कुछ भी सुनने वालों में से नहीं था। मुझे मेरे पैसे वापस करो, मुझे मेरे पैसे वापस करो। विराज मनी मन बड़बड़ाने लगा था। किस्मत भी क्या क्या खेल खिलाती है। एक ही झटके में विराज को गरीब से अमीर कर दिया और दूसरे ही झटके उसे वापस अमीर से गरीब बना दिया था। विराज अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आया था कि उसके अकाउंट से सारा पैसा उस कुबेर के सिस्टम ने खा लिया था, लेकिन दूसरी तरफ कुबेर का सिस्टम विराज पर अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहता था और तुरंत ही उस सिस्टम ने विराज को 3 बूस्टिंग पिल से नवाजा। और उसी वक्त विराज को महसूस हुआ कि अचानक उसके शरीर में एक बदलाव आ गया है। वो 3 बूस्टिंग पिल्स ने विराज के शरीर में हड़कंप मचा दिया। उसके देखने की और सुनने की स्ट्रेंथ बढ़ गई थी और तो और विराज अपने हाथ की ताकत महसूस कर रहा था। गुस्से से भरपूर विराज ने बारबेक्यू ग्रिल के पीछे वाली दीवार पर अपना हाथ धीरे से मारा, लेकिन किसे पता था कि विराज के हाथ की ताकत में कुदरत का करिश्मा छिपा था। जैसे ही विराज ने उस दीवार पर अपना हाथ मारा, वैसे ही उस दीवार पर दरार आ गई और उस दीवार का चूना नीचे गिरने लगा। रुपेश, जो विराज की खिल्ली उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था, जब उसने विराज के हाथ से हुए करिश्मे की तरफ नजर दौड़ाई तो तुरंत ही उसके मुंह से उफ, ये हाथ है या हथौड़ा? क्या विराज रोबोट है? जैसे कुछ शब्द बाहर निकल पड़े थे। दूसरी तरफ इस नजारे को देखकर विराज जिंदल खुद शॉक्ड था। उसे अपनी शक्ति पर यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो अपने शरीर में उठ रही खलबली को दूसरों के मुकाबले अच्छी तरह महसूस कर पा रहा था। अगर इन्हीं शक्तियों के साथ उसे खेल के मैदान में उतारा जाए, जैसे वेट लिफ्टिंग या दूसरा कोई अन्य खेल, तो फिर क्या होगा? भारत को गोल्ड लाने में विराज जिंदल की एक अच्छी भूमिका भी हो सकती थी। और तो और दूसरे देशों का क्या हाल होगा? खैर, इन मजाकिया बातों से जरा पर्दा हटाया जाए। आप जानते हैं कि इस सिस्टम में मौजूद सभी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपके लायक हैं। डियर गेस्ट, आपको इस सिस्टम पर यकीन करना होगा और जल्दी से जल्दी आपको आपका मिशन पूरा करना होगा। अगर समय रहते हुए आपने आपके मिशन को पूरा किया तो आपको उचित इनाम दिया जाएगा और जो पैसा आपके अकाउंट से गायब हुआ है उसे लौटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इस मिशन को पूरा करने में नाकाम रहे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी और यकीन मानिए, ये फुटबॉल की पेनल्टी के मुकाबले कई गुना ज्यादा रोचक होगी, लेकिन आपके लिए बिल्कुल भी रोचक नहीं होगी। इसीलिए समय बर्बाद ना करें, जल्दी से जल्दी अपने मिशन पर लग जाएं। कुबेर के सिस्टम ने विराज जिंदल को हल्की फुल्की धमकी से इंट्रोड्यूस किया। विराज जिंदल शांत रहा। तुरंत ही उसने इंटरनेट की मदद से मुंबई के आसपास की टॉप 10 कंपनियों का पता लगाया और इसी के साथ उसे पता चला कि उन टॉप 10 कंपनियों में से एक कंपनी के चेयरमैन अविनाश सिंघल हैं। रुपेश सिंघल उन्हीं का बेटा है ना। विराज जिंदल, ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अगर तुमने ये दीवार तोड़ दी तो इसका पैसा कौन देगा? वरुण अग्रवाल को विराज जिंदल से शुरू से ही नफरत थी
और विराज उसे आंखों देखी नहीं सुहाता था। लेकिन अभी जब वरुण ने विराज के गुस्से की ताकत को देखा तो विराज वरुण की आंखों में और भी ज्यादा खटकने लगा था और वरुण विराज को सुनाने का एक भी मौका खोना नहीं चाहता था। इससे पहले कि वरुण अग्रवाल गुस्से से पूरी तरह पागल होता, रुपेश सिंघल ने बीच में आकर वरुण को शांत करने की कोशिश की और अपनी जेब से अपना वॉलेट बाहर निकालते हुए कहा, यार वरुण, तू क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? जब किसी भी प्रॉब्लम का हल पैसे से हो सकता है तो वो प्रॉब्लम फिर प्रॉब्लम नहीं रहती। क्यों फालतू में अपना खून जलाना? ये कहने के बाद रुपेश ने आंख बंद करके अपने पूरे वॉलेट को खाली कर दिया और 2000 की गड्डी वरुण को देते हुए बोला, विराज से हुए नुकसान की भरपाई मैं कर देता हूं, इसमें क्या हर्ज है? और अभी विराज के अकाउंट में 15,000 पड़े हैं, वो हमें कोको कोला और कॉर्नेटो आइसक्रीम की पार्टी तो दे ही सकता है। विराज रुपेश सिंघल के इस ताने को अच्छे से समझ गया था, लेकिन अपने आप को शांत रखते हुए और चेहरे पर एक भीनी सी स्माइल के साथ विराज ने अपना मुंह खोला, क्या तुम लोगों को कोको कोला पीना इतना पसंद है? रुपेश सिंघल ने सीरियस होने का दिखावा किया और कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आखिर कोको कोला कौन नहीं पीना चाहता। देखो यार विराज भाई, ऐसा है कि मेरे पास यानी रुपेश सिंघल के पास अब पैसे नहीं बचे हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं सभी को कोको कोला और कॉर्नेटो आइसक्रीम की पार्टी देता और साथ ही साथ इस घटिया से विला के स्विमिंग पूल को आइस क्यूब से भर देता, सभी को इस तेज गर्मी में ठंडी का एहसास करवाता और अपनी पूरी जिंदगी ठंडे ठंडे पानी में बिताता। विराज की तरफ से रुपेश को कैसा रिएक्शन मिलेगा? क्या उन 15,000 रुपए से विराज रुपेश की बातों में आकर वो सभी चीजें कर पाएगा? क्या कुबेर का सिस्टम विराज को बचे हुए पैसे खर्च करने देगा? क्या विराज अपने मिशन को पूरा कर पाएगा? आखिर विराज की अब कौन सी चाल हमें देखने को मिलेगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।